गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं दोस्तों, आप वो रेगुलर ले रहे होंगे। और आपको पता है दोस्तों कि मैं आपके लिए दोस्तों बायोलॉजी कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री भी करा चुका हूँ। और जिन स्टूडेंटों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं वो उन क्लासों को जाकर देख सकते हैं। और हमारा टॉपिक है दोस्तों जो प्रेजेंट में चल रहा है वो है दोस्तों फिजिक्स। और फिजिक्स में आपका चैप्टर है दोस्तों मोशन यानी दोस्तों गति। और इससे पहले दोस्तों मैं मेजरमेंट वाला टॉपिक करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और दो वीडियो में दोस्तों मोशन के ऊपर डाल चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों मोशन जो है एक अपने आप में बहुत अहम और ख़ास चैप्टर है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि छोटा मोटा टॉपिक हो, बहुत बड़ा टॉपिक हो। और यहाँ से दोस्तों एग्ज़ाम में जो है दोस्तों भर भर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो बड़ा टॉपिक होने की वजह से दोस्तों मैंने इसे 4 पार्टों में बांटने की कोशिश की है, जिसमें दोस्तों 2 पार्ट मैं आपके लिए समझा चुका हूँ। ये जिसमें फर्स्ट था दोस्तों गति के बारे में मैंने आपके लिए समझाया। फिर दूसरा है दोस्तों गति के नियम और गति के समीकरण मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और आज तीसरा टॉपिक है दोस्तों आपका, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन का ही पार्ट है। रेखीय गति, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, बला, घूर्ण, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर रेखीय गति, कोणीय गति, यहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों आगे चलकर रेखीय त्वरण। वहीं दोस्तों रेखीय त्वरण ये हुआ आपका, कोणीय वेग, रेखीय संवेग, वो सारी चीज़ें, कोणीय गति जिसमें घूर्णन गति और सर्कुलर गति भी आती, सर्कुलर मोशन भी आपका आता है। फिर उसके बाद होगा दोस्तों आपका वृत्तीय गति और घूर्णन गति, जो कि कोणीय गति के ही जो है पार्ट हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद होगा दोस्तों आपका वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य जीरो होता है, वो भी हम समझेंगे। फिर अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में हम समझने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका होगा क्या, बल आघूर्ण। तो चलिए दोस्तों इन सारे टॉपिकों को हम एक एक करके देख लेते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों आपको बेहतर कंटेंट प्राप्त हो, अच्छा कंटेंट प्राप्त हो, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियो को आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों जो स्टूडेंट रेगुलर इन वीडियो को ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों नोट्सों को रिवाइज अवश्य किया करो डेली, ठीक है। नोट्स बनाएं और साथ में उन्हें रिवाइज अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझने वाले हैं दोस्तों रेखीय गति क्या है और कोणीय गति क्या है। ये आपका रेखीय गति है दोस्तों, यानी लाइनर मोशन। कोणीय गति यानी दोस्तों एंगुलर मोशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रेखीय गति जो है ये एक सीधी रेखा में होने वाली गति होती है, जबकि कोणीय गति जो है एक सर्कुलर पथ पर होने वाली गति होती है, या किसी कोण पर जो गति की जाती है उसे हम दोस्तों कोणीय गति कहते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों रेखीय गति जो होती है दोस्तों उसे विस्थापन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। वहीं दोस्तों कोणीय गति को कोणीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन रेखीय वेग कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है। और वहीं दोस्तों प्रति सेकंड तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। और कोणीय वेग और रेखीय वेग का फॉर्मूला है दोस्तों आपका, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, b बराबर डी बटे टी, यानी दोस्तों वेग बराबर विस्थापन बटे समय, जिसकी दोस्तों जिसका मात्रक है आपका मीटर पर सेकंड। और विमाग क्या बनेगी दोस्तों, Lt-1, ठीक है दोस्तों। वही दोस्तों कोणीय वेग की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, डेल्टा सॉरी दोस्तों डी थीटा बटे डी टी, यानी कोणीय वेग पर तय की गई दूरी और कोणीय वेग में जो दूरी तय की गई है उसे तय करने में कितना समय लगा है उसे कहते हैं हम दोस्तों कोणीय वेग। और इसका सिंबल है दोस्तों ये वाला। और इसका इस प्रकार दोस्तों मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों रेडियन का तो कोई जो है विमा होती ही नहीं है, ठीक है। तो केवल आपको याद रखना है इसका जो विमा होगा केवल टी समय के आधार पर होगा, यानी T-1। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए दोस्तों कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध निकल कर आता है वो आता है यहाँ पर दोस्तों रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, यानी b बराबर W इंटू आर।
और यही क्वेश्चन, यही जो है आपका फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसी फार्मूले से दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी प्रकार का कोणीय वेग, रेखीय वेग कुछ भी निकाल सकते हैं। बाकी आपको दोस्तों ये फार्मूले भी लगा कर देख लेने हैं। ठीक है, अब इसे दोस्तों हम आगे समझेंगे कि जो विस्थापन है आपका और जो कोणीय वेग है, इसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है, या कुछ अन्य भी जो हैं इसके दोस्तों जो है आपके फॉर्मूले हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम अलग पेज निकाल लेते हैं। तो बी बराबर बताया था दोस्तों मैंने, यानी रेखीय वेग बराबर बताया था डी वाई टी, यानी विस्थापन बटे समय, यही बताया ना। और वहीं दोस्तों कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डी थीटा, यही बताया था दोस्तों, और डी टी, यही बताया शुरुआत में। फिर उसके बाद आया हमारे सामने निकल कर दोस्तों रेखीय वेग का ही फॉर्मूला, यानी कोणीय वेग इंटू त्रिज्या यानी आर। ये तीन चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा त्रिज्या। अब दोस्तों इन्हें किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है, और भी किस प्रकार से जो है आपके सामने जो है दोस्तों फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं आपके सामने किस प्रकार से और अन्य तरीके जो हैं इनसे बन सकते हैं अन्य फॉर्मूले, तो वो हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, वेग ये जो है आपका v बराबर है डी बटे टी। अगर आपके पास वेग ना हो और कोणीय वेग दिया गया हो, त्रिज्या दी गई हो, विस्थापन भी दिया गया हो और समय भी दिया गया हो, तो आपको किस प्रकार से करना है दोस्तों, b की जगह डी वाई टी रखना है। डी वाई टी बराबर में कोणीय वेग बटे आर, वहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों इंटू आर, एक मिनट, इंटू आर होगा आपका। वहीं दोस्तों अगर कोणीय वेग और ये आपका दोस्तों त्रिज्या भी ना दे, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, अगर साथ में आपको विस्थापन दिया हो, विस्थापन और कोणीय विस्थापन दिया गया हो, समय दिया गया हो और कोणीय समय दिया गया हो, तो आपके पास क्या बनेगा दोस्तों फॉर्मूला, फिर बनेगा आपका डी वाई टी बराबर डी थीटा वाई डी टी, यही बनेगा ना दोस्तों। ये हमने बराबर कर दिया। अगर आपसे यह है दोस्तों रेखीय वेग, ये है आपका कोणीय वेग, ये हुआ। वहीं आपके सामने दोस्तों एक और फॉर्मूला बन सकता है कोणीय वेग का। यहाँ पर b बराबर डब्लू इंटू आर है, तो डब्लू को हम रख लेंगे, तो ये आर जो है दोस्तों b के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा। तो वेग बराबर बी वाई, कोणीय वेग बराबर बी वाई आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूलों को आप तोड़ मरोड़ कर बना सकते हो, और इस प्रकार से इतने प्रकार के फॉर्मूले आपके सामने बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों इन फॉर्मूलों को आपके लिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न आपके लिए दे दिया जाए तो आप उसे आसानी से बना सकें। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम रेखीय त्वरण के बारे में। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों रेखीय त्वरण का कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या, वही है दोस्तों। कोणीय वेग दे दे तो कोणीय, रेखीय वेग दे दे तो कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, वही रेखीय त्वरण दे दे तो कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या, बस ये आपको रखना है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है रेखीय त्वरण का। और आपको याद रखना है दोस्तों कि कोणीय गति में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आवर्तकाल। और एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को किससे दर्शाते हैं हम दोस्तों, एफ से, आवृत्ति यानी एफ, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु टी समय में एन चक्कर लगा देती है, तो यह क्या होता है दोस्तों, रेखीय वेग होगा। यानी दोस्तों एक चक्कर में तय की दूरी परिधि जो होता है दोस्तों 2πr के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये आपका वृत्त है, यहाँ पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ। ये आपका कोई सर्कुलर पथ है, और जब आपको पता है दोस्तों इसकी परिधि निकालनी हो, तो परिधि का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2πr, यही तो होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई गई हैं। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होगी आपकी दोस्तों, वो होगी एक चक्कर, एन से दर्शाते हैं, तो ये होगी दोस्तों 2πr के बराबर।
पाई का मान यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों 22/7 होता है, 22/7 होता है, या फिर दोस्तों हम इसे 3.14 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? वह बिंदु, कौन सा बिंदु? वह बिंदु जो वृत्त के बीचों बीच हो, ये बीचों बीच है दोस्तों। और इस पॉइंट से, इस बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या। और व्यास क्या कहलाएगा दोस्तों? जो सर्कुलर वृत्त है, जो सर्कुलर वृत्त है, ये आपका जो वृत्त है, इसकी दोनों परिधियों को मिलाने वाली जो रेखा होगी दोस्तों, ये वाली आपका व्यास होगा। और जबकि त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? ये वाली आपकी त्रिज्या होगी। तो ये होती है त्रिज्या। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और एक फॉर्मूला और बनता है दोस्तों आपका रेखीय वेग का। ये रहा दोस्तों, आपको याद रखना है डायरेक्टली। रेखीय वेग बराबर होता है 2πr/n, ये रहा दोस्तों यहाँ पर, बटे t। तो यहाँ पर दोस्तों 2πr/n जो है किसके बराबर है? जो मैंने पीछे बताया विस्थापन के बराबर। क्योंकि दोस्तों b बराबर बताया था मैंने आपके लिए विस्थापन बटे t, यही तो बताया था। t तो वही है, लेकिन विस्थापन जो है किसके बराबर होगा दोस्तों? 2πr/n के बराबर। कि इतने ही तो हम चले हैं दोस्तों एक पथ पर। 2πr जितना हमने दोस्तों इस वृत्त के चारों ओर जो चले हैं, जो विस्थापन किया, उसे कहते हैं दोस्तों 2πr है। वहीं दोस्तों कोणीय वेग का क्या आता है? रेखीय वेग बटे त्रिज्या। और रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 2πrn बटे टी, बटे में r है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा दोस्तों 2πn, क्योंकि दोस्तों r से यहाँ पर r, एक मिनट दोस्तों, r से यहाँ पर r कटेगा, तो क्या बचा? 2πn बटे टी, यानी आवर्तकाल। तो ये ये आपके पास फॉर्मूला बनकर आएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, यदि आवर्तकाल बढ़ेगा तो कोणीय वेग घटेगा। क्योंकि दोस्तों कोणीय वेग जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि समय नीचे है, और नीचे वाली चीज़ बराबर वाली चीज़ की हमेशा क्या होती है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आगे हम बात करें दोस्तों आवृत्ति क्या है। तो प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, जिससे आवृत्ति को दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और इसका मान होता है दोस्तों 1/t के बराबर। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो दोस्तों एक दो बार आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम कोणीय गति की। तो देखिए दोस्तों, एंगुलर मोशन जो होती है दोस्तों, ये आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो घूर्णन गति, एक वृत्तीय गति। घूर्णन गति क्या है दोस्तों? यदि कोई पिंड स्वयं की ही किसी अक्ष पर या स्वयं से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष कोणीय पथ पर गति करता है, तो इसे कहते हैं हम दोस्तों घूर्णन गति। वहीं दोस्तों बात करें वृत्तीय गति की, तो यदि कोई पिंड किसी दूसरी वस्तु को अक्ष मानकर अपने चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसे कहते हैं दोस्तों वृत्तीय गति। यानी दोस्तों घूर्णन गति जो होगी दोस्तों वो अपने अक्ष के समांतर ही होगी। वृत्तीय गति किसी अन्य वस्तु को अपना अक्ष मानती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों वृत्तीय गति। ठीक है। अब चलिए दोस्तों इन्हें हम डिटेल में हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी कोणीय गति। और कोणीय गति के दो प्रकार मैंने आपके लिए बताए थे पीछे, एक तो वृत्तीय गति और एक घूर्णन गति। वृत्तीय गति की बात करें तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा गति जो होती है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण गति जो होती है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है, वो दोस्तों वृत्तीय गति के एग्जाम्पल है। जैसे कि सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है दोस्तों, वो भी वृत्तीय गति होती है। ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, ये भी आपका वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। और वृत्ताकार मोड़ पर कार की गति, ये भी दोस्तों वृत्तीय गति का ही एग्जाम्पल है। और मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार गति जो होती है दोस्तों, ये भी आपका वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। वहीं दोस्तों डोरी से बांधकर घुमाए गए पत्थर की गति जो होती है, ये भी आपकी दोस्तों वृत्तीय गति का ही एग्जाम्पल है। अब बात करें दोस्तों घूर्णन गति की, तो पृथ्वी की भ्रमण गति जो कि 24 घंटे की होती है, जो अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो ये होती है दोस्तों घूर्णन गति। घड़ी की सुई, पहिया,
पहिया अपनी धुरी पर घूमता है, सुई अपने अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी घड़ी है, यहाँ पर 1 घंटे की मिनट सुई होती है, 1 मिनट की होती है, 1 सेकंड की होती है। तो ये जो होगा बिंदु, ये आपका दोस्तों इन सुइयों का क्या होगा दोस्तों, अक्ष, और इसी के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाएंगे। इसके नहीं, ये तो वृत्ताकार पथ हो गया, लेकिन ये लगाएंगे दोस्तों इस बिंदु के रेस्पेक्ट में। तो ये दोस्तों कोणीय घूर्णन गति हुई। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं। जैसे पंखा हुआ, घूर्णन लट्टू हुआ, फिरकनी हुई, ये सभी दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं, घूर्णन गति के। तो घूर्णन गति और वृत्तीय गति आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वृत्तीय गति पर किया गया कार्य हमेशा दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0। 1 मिनट दोस्तों, ये आपका 0 होता है, क्योंकि वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी पिंड पर 2 बल कार्य करते हैं, एक तो बाह्य बल, एक दोस्तों केंद्रीय बल। कौन से बल दोस्तों, एक तो आपका अभिकेंद्रीय बल, जैसे दोस्तों केंद्र की ओर लगता है, और एक अपकेंद्रीय बल जो केंद्र के विपरीत कार्य करता है, यानी विपरीत लगता है, यानी बाहर की ओर लगता है। तो ये दोनों बल कार्य करते हैं, तो एक अपनी तरफ खींचता है, एक अपनी तरफ खींचता है, और ये केंद्र है। तो इस प्रकार दोस्तों इन दोनों बलों का जो अपकेंद्रीय बल और आपका अपकेंद्रीय बल हैं जो है समान, जो है एक प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका समय और इसका कार्य, इसके द्वारा किया गया कार्य और इसके द्वारा किया गया कार्य, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो इस प्रकार कहते हैं दोस्तों कि जो वृत्तीय गति पर किया गया कार्य होता है वो हमेशा आपका 0 होगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, दोनों बलों का मान समान एवं विपरीत दिशा होने के कारण ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जो कि मैंने आपके लिए बता दिया है, जिसके कारण दोस्तों वस्तु पर परिणामी बल जो है 0 हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, ये पिंड है दोस्तों, ये पिंड है आपका और ये केंद्र है। अब दोस्तों ये अभिकेंद्रीय बल जो है ये इस पर इस प्रकार जो है कार्य करेगा, और अपकेंद्रीय बल जो है बाहर की ओर कार्य करेगा। तो इस प्रकार से दोनों ये बल निरस्त हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा दोस्तों, कार्य क्या होगा, 0। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृत्तीय गति पर किया गया कार्य हमेशा आपका 0 होगा। और दोस्तों देखिए, अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। बात करेंगे दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के बारे में कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो अभिकेंद्रीय बल जो है दोस्तों, देखिए इसके एग्जाम्पल आपको समझने हैं। जैसे कि दोस्तों नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है वो दोस्तों विद्युत बल का कार्य करती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी या ग्रह का घूमना दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है घूमता है। क्यों दोस्तों, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो उस, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ, जैसे आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है। अब दोस्तों ये इसके सर्कुलर पथ में चक्कर क्यों लगा रही है, ये इसलिए लगा रही है क्योंकि दोस्तों जो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम है बजाय सूर्य के, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, तो इसे ये अपने साथ रखे हुआ है, यानी दोस्तों डांटे हुए है, यानी दोस्तों अपने साथ चक्कर लगाने पर मजबूर करता है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तों, सूर्य स्वतः ही इसके चक्कर लगाने लग जाएगा, ना कि पृथ्वी। इसलिए यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी क्यों चक्कर लगा रही है, क्योंकि दोस्तों इसका जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा है बजाय पृथ्वी की, तो इसीलिए पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है दोस्तों कि अभिकेंद्रीय बल का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं दोस्तों। एक तो आपका सूर्य के चारों पृथ्वी का घूमना या चक्कर लगाना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों की गति जो विद्युत बल के कारण होती है, पृथ्वी के चारों चंद्रमा या उपग्रह की गति जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है,
डोरी से बांधकर घुमाया गया पत्थर, ये भी दोस्तों तनाव बल के कारण होता है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल जो चलाई जाती है वो दोस्तों घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के कारण चलाई जाती है। वृत्ताकार मोड़ पर घूमती गाड़ी जो होती है दोस्तों, ये भी घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य करती है, जो कि अभिकेंद्रीय बल के ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ये रहा दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। सो दोस्तों अभिकेंद्रीय मैंने बता दिया है, अपकेंद्रीय बल जिसे दोस्तों हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए दोस्तों, जो धुलाई मशीन होती है, जो वॉशिंग मशीन जो होती है आपकी, वो दोस्तों अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। छाछ करने की मशीन, जो मक्खन जो होता है आपका, दही जो होता है उसे मथने की जो मशीन होती है, वो भी दोस्तों अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन, ये भी दोस्तों आपका अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। ठीक है। और वृत्त गति में त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, V²/R, ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हमेशा दोनों का एक ही होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों समान होते हैं, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। और इसीलिए दोस्तों दोनों समान होने की वजह से जो वृत्ताकार पथ में जो कार्य किया जाता है वो दोस्तों शून्य होता है। तो इसके लिए दोस्तों इनका फॉर्मूला भी समान होगा। तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है mv²/r। m क्या है दोस्तों, द्रव्यमान, उस पिंड का, उस वस्तु का। v क्या है दोस्तों, उस वस्तु द्वारा की गई गति। और r क्या है दोस्तों, जिस पथ पर वह गति कर रही है उस पथ, उस पिंड की या वस्तु की त्रिज्या, या इस सर्कुलर पथ की त्रिज्या जो है दोस्तों वो r कहलाएगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या है, F = mv²/r। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और आगे है आपके सामने घूर्णन गति। तो देखिए दोस्तों, घूर्णन गति क्या है, रेखीय गति में जो कार्य जड़त्व का होता है वही कार्य कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। तो इसलिए हमारे सामने दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, I = mr²। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले से दोस्तों ग्रुप डी 2022 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है दोस्तों, I = mr²। r है दोस्तों त्रिज्या और m है द्रव्यमान, I है दोस्तों क्या, जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण कहते किसे हैं दोस्तों, पहले हम इसे समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु घूर्णन करते वक्त अपनी गति का प्रतिरोध करती है तो उसे कहते हैं दोस्तों जड़त्व, घूर्णन जड़त्व। इसको दोस्तों आई में व्यक्त किया जाता है, आई के रूप में, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर के रूप में इसे मापा जाता है। और यह वस्तु के भार पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी दोस्तों जिस वस्तु का जितना भार अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए दोस्तों, देखिए ये मान लीजिए ये एक पिंड है, कोई भी वस्तु है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये मान लीजिए कोई पथ है, ये कोई पिंड है। ठीक है दोस्तों, और एक ये पिंड है। इसका वजन है दोस्तों, मान लीजिए द्रव्यमान है 200 न्यूटन, 20 न्यूटन मान लीजिए आप, और इसका है 80 न्यूटन। अब मुझे आप ये बताइए कि आपको इसको, इस पिंड को खिसकाने में आसानी होगी या इस पिंड को खिसकाने में आसानी होगी, बताइए। इसको खिसकाने में आसानी होगी या इसको खिसकाने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, किसको खिसकाने में आसानी होगी, इसको, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान कम होगा तो इसका जड़त्व कम होगा, यानी ये घर्षण कम करेगा और इसे हम आसानी से खिसका सकते हैं। यानी जड़त्व बल जो है इस पर कम कार्य करेगा क्योंकि द्रव्यमान के बराबर होता है। वहीं दोस्तों इसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, तो इस पर जड़त्व जो आघूर्ण है वो ज़्यादा कार्य करेगा इस पर, क्योंकि वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है जड़त्व आघूर्ण। तो यही चीज़ यहाँ पर आपके लिए समझाई गई है कि वस्तु का भार बढ़ाया जाए तो बल, तो उसका घूर्णन जड़त्व भी बढ़ जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, यह भार के विपरीत वितरण पर निर्भर करता है।
अगर किसी वस्तु का भार m है यानी द्रव्यमान m और उसके और अक्ष से उसकी दूरी r है तो घूर्णन गति को इस रूप में भी व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में? इस रूप में दोस्तों, I बराबर mr² के रूप में। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, किसी घूर्णन गति कोई घूर्णन गति करती हुई टेबल पर अचानक कोई बच्चा आकर बैठ जाए तो कोणीय वेग घट जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि अचानक कोई बच्चा टेबल पर आकर बैठ जाता है तो उस टेबल की घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? कोणीय वेग घट जाता है। और आपको याद रखना है आगे दोस्तों, घूर्णन करती हुई कोई नर्तकी या दोस्तों बालिका अपनी बाहें सिकोड़ ले तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा, जबकि बाहें फैला दे तो कोणीय वेग घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट्स जो आपको दिख जाए वो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, और आपको याद रखना होता है। बाकी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, समझनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इसे भी समझ लेते हैं, बल आघूर्ण होता क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा क्रिया रेखा की लंबाई का गुणनफल जो होता है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? बल आघूर्ण, यानी आघूर्ण आपका कहलाता है। और घूर्णन गति में बल के स्थान पर बल आघूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। बल आघूर्ण ये रहा दोस्तों आपका। और बल आघूर्ण क्या है दोस्तों, किसे कहते हैं बल आघूर्ण? किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं क्रिया रेखा की लंबाई के सदिश गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को दर्शाते हैं दोस्तों इस सिंबल से, ये इसका सिंबल है बल आघूर्ण का। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? F/R, या फिर दोस्तों होगा F/R साइन थीटा। साइन थीटा क्या है दोस्तों? जो बल लगाया जा रहा है, जिस घूर्णन गति में बल लगाया जा रहा है या जो बल कार्य कर रहा है वह कितने कोण पर कर रहा है। जैसे दोस्तों ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई बिंदु है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई पिंड है यहाँ पर, तो ये पिंड जो है इस केंद्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ ये 180 का बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ ये 45 डिग्री का बनाएगा। तो जिस कोण के रूप में ये दोस्तों गति करता है उसे कहते हैं दोस्तों हम क्या? साइन थीटा। और उस कोण का मान लीजिए दोस्तों 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का आपको साइन थीटा का मान पता होना चाहिए, 45 का मान पता होना चाहिए, 90 का मान पता होना चाहिए, 180 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, 180 का मान ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर। तो विमेय सूत्र क्या होगा दोस्तों? mL² T-2। यह एक सदिश राशि होती है दोस्तों, अर्थात क्रिया रेखा की लंबाई जितनी अधिक होगी बल उतना ही कम आरोपित किया जाएगा। और यह भी सही दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, देखिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है आपका, इसका ये केंद्र है, मान लीजिए इसकी लंबाई है 2 मीटर। तो इसका जो केंद्रीय बल है, बलाघूर्ण है, ये इस वस्तु पर कितना कार्य करेगा? एक मिनट दोस्तों, इस प्रकार नहीं, आपको और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये आपका एक वृत्तीय पथ है, यहाँ कोई पिंड है और ये इसका केंद्र है, और ये इस त्रिज्या के आधार पर इसका ये बल लगेगा, यानी जितनी इसकी दूरी है केंद्र से, केंद्र उतना ही बल लगाएगा जितना दूरी है। अब दोस्तों मान लीजिए ये भी एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। अब ये बताइए दोस्तों, आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपके पास में कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, लड़का खड़ा है, तो ये बताइए आप उसे आसानी से पकड़ सकते हो। जैसे जैसे उस लड़की की दूरी को आपसे थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो आप उसे नहीं पकड़ पाओगे,
थोड़ा सा क्या है दोस्तों दिक्कत होगी, तो आप उसे नहीं पकड़ पाओगे। यानी आप उसे पकड़ने में जो कार्य कर रहे हैं उस लड़के को, वो कार्य हो ही नहीं पाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। यानी दूरी ज़्यादा तो आप कार्य करना ही बंद कर दोगे, पकड़ ही नहीं पाओगे तो कार्य क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, इस केंद्र से इस पिंड पर जो बल होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे ही हम दूरी बढ़ा देंगे तो बल कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हिमालय की पृथ्वी सतह है, गुरुत्व त्वरण का मान ऊपर जाए चाहे आप नीचे जाओ, जैसे जैसे ऊपर जाओगे जैसे जैसे नीचे जाओगे तो गुरुत्व त्वरण का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि उस पिंड की दूरी, जिस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उस पिंड की गति जो है दोस्तों, उस पिंड की दूरी जो है उससे बहुत ज़्यादा दूर होती चली जाती है। जैसे जैसे दूर होगी तो बल क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना बंद कर देगा। वही चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं आपको। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है, अर्थात क्रिया रेखा की लंबाई यानी त्रिज्या की लंबाई जितनी अधिक होगी बल उतना ही कम आरोपित होगा। तो ये किसके रूप रेस्पेक्ट में समझाया जा रहा है आपके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल के रेस्पेक्ट में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं बला गुण के। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या है ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी वस्तु को हाथ से खिसकाने के बजाय लोहे की रॉड से खिसकाना आसान होता है। दरवाजों के हैंडल कब्जों से दूर लगाए जाते हैं। बड़े वाहनों के टायरों की नट बोल्ट खोलने के लिए बड़ी बड़ी चाबियां काम में ली जाती हैं। स्क्रू जैक ट्रॉली उठाने वाला होता है। उत्तोलक होते हैं। ये भी दोस्तों इसी के बलागुण के कारण, जो आपका बलागुण है इसके एग्जाम्पल है। चारा काटने की मशीन में हैंडल जो है सेंटर से थोड़ा सा दूर लगाया जाता है ताकि हम बल आसानी से लगा सकें। वहीं दोस्तों हैंडपंप का हत्था लंबा लगाया जाता है। पत्थर की आटा चक्की में हत्था केंद्र से दूर लगाया जाता है। और घिरनी से पानी खींचने की जो पुल्ली होती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। किसका दोस्तों, आपका बल आघूर्ण का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें आपके लिए बता दी हैं दोस्तों, बल आघूर्ण तक। और कल का चैप्टर और होने वाला है दोस्तों आपका मोशन से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों उत्तोलक से लेकर, उत्तोलक तो हम समझाएंगे ही, और अन्य जो भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम आपके लिए समझाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों कल हम देखने वाले हैं अगली वीडियो। तो कल के लिए आप इंतजार करें, पहले आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें दोस्तों, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों मैं आपके लिए, ये जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ना, जहाँ तुम हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हो, कंटेंट ले रहे हो, ढूंढ रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों इससे बेस्ट कंटेंट अगर आपको मिल जाए ना, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, इससे बेस्ट कंटेंट आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि सारी चीज़ें इसमें उस हिसाब से बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम तो ग्रुप डी का ही लेवल आपके लिए समझाया जाए, नहीं। ग्रुप डी में 2022 का एग्जाम देखा होगा आपने, किस प्रकार का लेवल है दोस्तों। आरआरबी जेई का लेवल भी फेल कर दिया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं उस प्रकार का कंटेंट देना चाहता हूँ कि आपका चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेई का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे अन्य किसी सेंटर का एग्जाम हो, या अन्य कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, वहाँ पर भी अगर आपसे साइंस पूछी जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अपने रुपए बर्बाद ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट तैयार करें और उस कंटेंट को रिवाइज करें और मेहनत करें दोस्तों, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।